तो फिल्म की कहानी 1996 से शुरू होती है, जहां पर मुंबई में गृह मंत्री और रॉ के कुछ एजेंटों की मीटिंग हो रही थी। दरअसल में इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है, लेकिन कुछ खुफिया एजेंसियों को ये बात मालूम चली है कि गैंगस्टर दया और येती इसमें कुछ बड़ी गड़बड़ी करने वाले हैं। तो सूचना के आधार पर पुलिस उनकी खोज में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गाँव रत्नागिरी पहुँच जाते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर राघव इन गैंगस्टरों के बारे में पता करने लगते हैं। लेकिन इन्हें इन गैंगस्टरों के बारे में तो नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ के समुद्री लुटेरे के बारे में मालूम चल जाता है। तब राघव को इसी जगह पर सिंगप्पा नाम का एक आदमी दिखाई देता है, और जब वो उसे मिलता है तो उसे मालूम चलता है कि सिंगप्पा को इस जगह की सारी जानकारी है। राघव उसे लालच दे रहा था। वो कहता है कि अगर वो रत्नागिरी के लोगों के बारे में सब कुछ बताए तो वो उसे एक हीरे की रिंग देगा। लेकिन सिंगप्पा वो रिंग लेकर इसी समुन्दर में फेंक देता है। अब क्योंकि वो रिंग बहुत महंगी थी, इसलिए राघव तुरंत ही उसी समुन्दर में कूद पड़ता है। लेकिन नीचे जाने पर उसे बहुत सारे मनुष्यों के कंकाल दिखाई पड़ते हैं। उसे देखकर राघव पूरी तरह से घबरा गया था। वो ऊपर आता है और सिंगप्पा से इन सब के बारे में पूछने लगता है। तब सिंगप्पा समुन्दर किनारे पहाड़ पर बसे 4 गांव की कहानी सुनाने लगता है। सिंगप्पा बताता है कि इन गांव के पुरखे बहुत बड़े वीर थे। उन वीरों ने गलत नियत लेकर समुन्दर से आ रहे हर एक खतरे को झुका दिया था, जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे। मगर देश आजाद होने के बाद युद्ध लड़ने वाले ये वीर अब किसी काम के नहीं रहे, तो जिंदगी चलाने के लिए ऐसे काम करने लगे जिनमें बहादुरी चाहिए थी, जैसे पैसे के बदले किसी के लिए समुन्दर में जहाजों से माल चोरी करना। और ये काम सिर्फ एक गांव वाले नहीं, बल्कि 4 गांव के मुखिया मिलकर ये काम किया करते थे, जिनमें पहले मुखिया का नाम होता है देवरा, दूसरे मुखिया का नाम होता है भैरा, तीसरे मुखिया का नाम होता है रायप्पा और चौथे गांव के मुखिया का नाम होता है कुंजरा। तो ये 4 गांव के लोग काफी ज्यादा बहादुर थे और इनके मुखिया भी काफी ज्यादा बलशाली हैं। इन 4 गांव के लोगों के पास अलग अलग काबिलियत है और उन्हीं काबिलियत के दम पर वो लोग जहाज के माल को चुराते हैं। लेकिन अक्सर इन्हें कोस्ट गार्ड वाले भी रोकने के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कोस्ट गार्ड वालों की नजर इन लोगों पर पड़ी हो। ये लोग बड़ी सफाई से समुन्दर के माल को चुरा लेते हैं। और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में ये 4 गांव के लोग मुर्गा के लिए ही काम करते हैं। दरअसल में मुर्गा का विदेश से बहुत सारा इलीगल तरीके से माल आता है, जिसके बदले में मुर्गा इन लोगों को बहुत सारा पैसा देता है, जिस वजह से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं मुर्गा से। इस तरह से गांव के सभी लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अब क्योंकि मुर्गा इन्हें इतना पैसा दिया करता था कि इन लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुर्गा के लिए ही काम करते हैं, वो भी जहाज के माल को चुराने का। यहाँ में मालूम चलता है कि इन सभी लोगों में से देवरा बहुत ही ज्यादा फेमस है और सभी लोग उसकी बहुत इज्जत भी करते हैं। देवरा का एक छोटा लड़का भी है जिसका नाम बरा है। तो वहीं रायप्पा की एक बेटी है, तो वहीं भैरा और कुंजरा का एक बेटा है। देवरा की फैमिली में उसकी पत्नी है जो कि उससे बहुत प्यार करती है। साथ ही हमें देवरा की दादी को दिखाया जाता है और देवरा जब तक घर नहीं आ जाता है तब तक उसकी दादी सोती नहीं है। तो वहीं देवरा का बेटा बरा हमेशा देवरा से कहानियां सुनकर सोता है। देवरा हमेशा अपने बेटे को हमेशा अपने योद्धा पूर्वजों की कहानी सुनाता, लेकिन बरा को उनकी कहानी नहीं सुननी है, बल्कि उसे तो देवरा की कहानी सुननी है। उसकी नजरों में तो उसके पिता ही हीरो हैं। अब आगे हमें मालूम चलता है कि हर साल इन 4 गांव को मिलाकर ये एक फेस्टिवल करते हैं, जिसमें ये लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं। ये शस्त्र उनके लिए भगवान की तरह होते हैं। इस फेस्टिवल में एक प्रथा भी है, जहाँ पर कि 4 गांव मिलकर उनके बीच में संग्राम होता है और जो भी इसे जीत जाता है वो इन शस्त्रों को अपने गांव ले जा लेता है। और ये बरसों से प्रथा चली आ रही है, इसलिए इस साल भी उन्हें आपस में ही संग्राम करना था। लेकिन यहाँ पर देवरा कहता है कि ये प्रथा हमारे पूर्वज जो है वो योद्धाओं और लड़ाइयों के लिए किया करते थे। वो कहता है कि हम सब आपस में भाई है। ये शस्त्र हमेशा ये संग्राम जीत कर देवरा अपने गाँव ले जाता है, लेकिन रायप्पा के गाँव वाले एक बार भी शस्त्रों को नहीं ले जा पाए और उन्हें शस्त्रों की पूजा करने का मौका भी नहीं मिल पाया है। इसलिए देवरा चाहता है कि हर साल इन शस्त्रों को अलग अलग गाँव में पूजन करने के लिए भेज दिया जाए। लेकिन उसकी बातों से बहुत सारे लोग असहमत थे और उनमें सबसे बड़ा जो असहमत आदमी था वो था भैरा। भैरा कहता है कि इस प्रथा को सदियों से चलते आ रहे हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट किया था और ये प्रथा हमेशा चलती रहनी चाहिए। इस संग्राम के कुछ रूल्स थे। हर गांव के सिर्फ 2 आदमी ही इस लड़ाई में भाग ले सकते हैं और जो आखिर तक बच गया वो यहाँ से शस्त्रों को अपने गांव ले जा लेगा। तो यहाँ पर सभी को मारने के बाद आखिर में भैरा और
देवरा बचते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ही भयंकर फाइट करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से भारी थे, लेकिन आखिर में ये लड़ाई देवरा जीत जाता है, जिस वजह से वो शस्त्रों को रायप्पा के गांव भेज देता है ताकि उन्हें भी शस्त्रों की पूजन करने का मौका मिले। तो इस तरह से देवरा सभी के बारे में सोचता था। वो सिर्फ अपने ही गांव के बारे में नहीं बल्कि चारों गांव के बारे में सोचता था। एक दिन जब देवरा के पास मुर्गा आया और उसने बताया कि आज रात फिर से उसका जहाज आने वाला है जिसमें से उन्हें माल निकालना है, लेकिन इस बार यहाँ पर देवरा ने मना कर दिया था। वो उससे कहता है कि कोस्ट गार्ड की निगरानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए उन्हें कुछ दिन रुक जाना चाहिए। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब वो उसके माल को निकालना शुरू कर देगा। लेकिन भेड़ा इससे सहमत नहीं था। वो कहता है कि अगर देवरा नहीं भी होगा तब भी हम उसके माल को निकाल सकते हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि देवरा के बिना जहाज से माल निकालना असंभव है। ये बात रायप्पा भी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो देवरा के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तू नहीं होगा तो सारे लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए तो तुझे तो चलना ही होगा। तब रायप्पा के कहने पर देवरा उनके साथ रात को शिप में शामिल हो जाता है और वो जहाज पर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग जहाज में पहुंचते हैं, अचानक से वहां पर कोस्ट गार्ड वाले आ जाते हैं और वो लोग सभी को बंधक बना लेते हैं। यहाँ पर कोस्ट गार्ड का ऑफिसर देवरा की आंखें खोल देता है। वो कहता है कि जहाज के जिस माल को तुम चोरी करके ले जाते हो ना, उसमें असला, बारूद और बहुत सारे बॉम्ब होते हैं। उन बॉम्ब को यूज करके हमारे देश में आतंक मचाया जाता है। हाल ही में जो तुम्हारे गांव के एक लड़के की मौत हुई है वो भी इसी असला बारूद की वजह से हुई है। उस लड़के का पिता पहले देवरा और भेड़ा के साथ ही समुद्र में चोरी करने का काम करता था, लेकिन जब वो मारा गया तो उसे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया गया था। लेकिन बाहर भी वो सेफ नहीं था, उसे तो वहीं पर कुछ लोगों ने मार दिया था। तभी ऑफिसर को एक बात मालूम चलती है कि वो बाप बन चुका है और उसे लड़की हुई है, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल खुश नहीं था। वो देवरा से कहता है कि जब तक तुम जैसे शैतान हो तब तक हमारी लड़कियां कैसे सेफ रहेंगी। ये सुनने के बाद तो देवरा पूरी तरह से हैरान रह गया था। वो समझ चुका था कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर भेड़ा और बाकी के 3 गांव के लोग इन लोगों पर हमला कर देते हैं और कोस्ट गार्ड के सारे ऑफिसरों को बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन देवरा को अब ये बात समझ आ गई थी कि वो लोग गलत हैं, इसलिए वो अपने गांव के साथ साथ और बाकी के 3 गांव के लोगों को रोकने लगता है। और भेड़ा जब उस ऑफिसर को मारने ही वाला था कि तभी देवरा भेड़ा की गर्दन पर एक खंजर लगा देता है और उसे यहाँ से भगा देता है और वो लोग सारा माल लेकर चले जाते हैं। लेकिन देवरा यहीं पर रुकता है और वो उस ऑफिसर से वादा करता है कि आज के बाद वो लोग कभी भी इस जहाज से कोई भी माल नहीं चुराएंगे। अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो उन्हें बुरा सबक देगा। अगले दिन जब भेड़ा मुर्गा को माल देने के लिए जाता है तो यहाँ पर देवरा आता है और वो मुर्गा से कहता है कि आज के बाद वो उसका माल नहीं चुराएंगे और अगर कोई उसका माल चुराने के लिए गया तो वो उन सभी को बुरी तरह से मारेगा। दरअसल में मुर्गा ने यहाँ पर इन लोगों को बताया नहीं था कि उन कंटेनर में क्या था। जब देवरा को मालूम चला कि उनमें तो असला, बारूद और बॉम्ब होते हैं तो उसने ये काम रोक दिया, क्योंकि गांव के जो लड़के की मौत हुई है वो भी उन्हीं की वजह से हुई थी। लेकिन अभी भी भेड़ा और कुंजरा उसकी बात से पूरी तरह से असहमत थे और वो यहाँ पर देवरा के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देवरा उन्हें बुरी तरह से मार रहा था और उनकी पीठ पर खंजर से एक साइन बना देता है और वो कहता है कि आज के बाद किसी ने भी जहाज से माल चुराने की कोशिश की तो वो उनकी पीठ पर इसी तरह से साइन बना देगा, जिसके बाद वो सारे असला बारूद को यहीं पर खत्म कर देता है। तो इस तरह से देवरा समुंदर की रक्षा करने लगा था, या फिर कहें देश की। तो अब गांव के लोग समुंदर में जहाज से कुछ भी चोरी करने की कोशिश करते तो देवरा उन्हें बुरी तरह से सबक सिखाता, जिस वजह से सभी लोग अब देवरा से डर चुके थे। कोई भी उसके विपक्ष में नहीं जाता है। देवरा और उसके लोग अब मछली पकड़ने का काम करने लगे थे, लेकिन भेड़ा अभी भी यहाँ देवरा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने देना चाहता है। इसलिए उसने एक प्लान बनाया था। वो अपने भाई का रिश्ता रायप्पा की बहन से करवा देता है, जो कि अंधी थी। रायप्पा जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो ये बात तुरंत ही देवरा को भी बताता है और उसे शादी में भी इनवाइट करता है। तो अब भेड़ा की भाई और रायप्पा की बहन की जब शादी होती है तो यहाँ पर देवरा आता है। वो यहाँ पर खूब डांस करता है और खूब इंजॉय करता है, क्योंकि रायप्पा की बहन उसकी बहन के समान थी। तो चारों गांव के लोग और उनके मुखिया भी मौजूद थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ देवरा से खफा थे, जिनमें भेड़ा और कुंजरा पहले नंबर पर हैं।
लेकिन यहाँ पर बहरा उससे कहता है कि जब तक तू है हम तेरी सारी बात मानेंगे। बहरा यहाँ दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहा था और बातों ही बातों में उसे 3 मटके शराब पिला देता है। वो तो पूरी तरह से टुन हो जाता है। तभी यहाँ पर रायप्पा को मालूम चलता है कि बहरा और कुंजरा के लोग देवरा को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो रायप्पा तुरंत ही बहरा से बात करने के लिए जाता है और वो उन लोगों की प्लानिंग के बारे में पूछता है। तो बहरा कहता है कि आज रात या तो देवरा मरेगा या फिर तेरी बहन, तुझे दोनों में से एक को चूज करना होगा। अगर अपनी बहन को बचाना चाहता है तो देवरा को बोल दे कि समुंदर में आज रात चोरी होने वाली है, इसलिए उसे तट पर भेज दे। उसके कहने के मुताबिक यहाँ रायप्पा ने ऐसा ही किया क्योंकि वो अपनी बहन को बचाना चाहता था। इसलिए उसने देवरा से कहा कि आज रात जहाज की चोरी होने वाली है। ये सुनने के बाद देवरा तुरंत ही तट पर पहुंच गया था, लेकिन वहां पर तो बहुत सारे लोग देवरा का इंतजार कर रहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार थे। वो लोग देवरा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन देवरा इन सभी को चुन चुन कर बुरी तरह से मार देता है। सुबह अब जब गांव के सभी लोग तट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की लाश का ढेर लगा हुआ है। यहीं पर कुछ बातें भी लिखी हुई थी जो कि देवरा ने लिखी थी। उसने लिखा था कि वो समझ गया है कि वो गांव में रहकर तो इस लाल समुंदर की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ से दूर जा रहा है। लेकिन जब भी कोई समुंदर से जहाज से चोरी करने की कोशिश करेगा तो वो वापस आएगा। जिसके बाद कहानी 12 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि इन 12 सालों में आज तक समुंदर में एक भी चोरी नहीं हुई है, जिससे हमें पता लगता है कि देवरा का इन सभी गांव वालों के अंदर बहुत ही ज्यादा खौफ है और अगर कोई समुंदर में चोरी करने की कोशिश करता तो देवरा उन्हें बुरी तरह से मारता है। इन 12 सालों में देवरा किसी को भी नहीं दिखाई दिया था। जिसके बाद हमें देवरा के बेटे बरा को दिखाया जाता है जो कि हूबहू अपने पिता की तरह दिखता है, लेकिन वो सिर्फ अपने पिता की तरह दिखता ही है। उसके अंदर अपने पिता की तरह बहादुरी नहीं है, वो लोगों को मारता पीटता नहीं है, जबकि वो तो बहुत ही ज्यादा डरपोक है और अपने पिता के लिए उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसकी दादी और उसकी माँ हमेशा देवरा का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन बरा उनसे कहता है कि वो इंसान हमें छोड़कर जा चुका है, वो भी अपनी मर्जी से, तो वो यहाँ पर भला क्यों आएगा। अब आगे हम तंगा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि रायप्पा की बेटी है और तंगा के बहुत बड़े बड़े ख्वाब है। दरअसल में उसे तो देवरा पसंद था, लेकिन अब उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, बिल्कुल बाहुबली टाइप। अब आगे हम देखते हैं बहरा को जो कि थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका था। उस रात के बारे में बताया जाता है कि उस रात में बहरा वहाँ देवरा को मारने के लिए नहीं गया था, ना ही रायप्पा गया था, लेकिन चौथा गांव का मुखिया कुंजरा उसे मारने गया था और वो मारा गया है। अब उसका बेटा भी बड़ा हो चुका है और वो भी देवरा को मारना चाहता है, लेकिन देवरा तो 12 सालों से नहीं दिखा है। साथ ही में बताया जाता है कि बहरा का बेटा भी अब बड़ा हो चुका है। आगे बरा अपने गांव में देखता है कि कई सारे लोगों के ऊपर बीमारियों का प्रकोप था और गांव वालों को ऐसा लगता है कि शस्त्रों की पूजा उन्होंने बहुत सालों से नहीं की है। अगर वो शस्त्रों की पूजा कर दे तो ये सारी बीमारियों के प्रकोप यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए बरा तुरंत ही रायप्पा के पास जाता है। वो रायप्पा से कहता है कि अगर हम बहरा से विनती करके कहें कि इस साल वो शस्त्रों की पूजा करना चाहते हैं तो क्या बहरा मान सकता है। जिस पर कि रायप्पा कहता है कि क्या तू संग्राम में उतरना चाहता है, लेकिन बरा तो साफ मना कर देता है कि वो तो लड़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकता है, वो तो बस बहरा से विनती करना चाहता है। लेकिन यहाँ दूर से तंगा ये सारी बातें सुन रही थी। उसे समझ आ चुका था कि देवरा का बेटा बरा तो ऐसे ही है, मतलब कि उसके अंदर बहादुरी नहीं है। जिसके बाद बरा तुरंत ही बहरा के पास जाता है। वो उसे विनती करता है कि उसके गांव पर बीमारियों का प्रकोप है, अगर इस साल वो लोग शस्त्रों की पूजा करे तो अच्छा रहेगा। लेकिन बहरा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, बल्कि वो तो उससे उल्टा सीधा कह रहा था कि तुम्हारे गांव में शायद कोई भी मर्द नहीं बचे हैं, इससे अच्छा यही होगा कि तुम तट पर जाकर चिल्लाओ कि हमारे गांव में कोई भी मर्द नहीं बचे हैं, इसलिए देवरा पापा तुम आ जाओ। तो अब हर साल की तरह शस्त्रों की पूजा बहरा के गांव वाले ही करते हैं, क्योंकि संग्राम नहीं होता है वो इसलिए क्योंकि इस संग्राम में पार्टिसिपेट करने वाला कोई भी इंसान नहीं था। तभी बरा चिल्लाते हुए कहता है कि अगर पूजा हो गई हो तो औरतों और बच्चों को अपने घर भेज दो, क्योंकि इस बार बरा पार्टिसिपेट करने वाला था संग्राम में। शुरुआत में तो बरा को बुरी तरह से मारा जाता, सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये यहीं मारा जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर बरा को गुस्सा आता है और वो इन लोगों को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है। और मालूम चला कि दरअसल में बरा के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई। उन्होंने पानी में बहुत सारी शराब मिला दी थी, जिस वजह से सभी लोग नशे में धुत हो गए थे और बाद में बरा ने सभी को मार कर इस संग्राम को जीत लिया था और शस्त्रों को अपने गांव ले गया था।
अगले दिन ये बात सभी को मालूम चल जाती है। बहरा रायप्पा से कहता है कि बरा ने ये बहुत बुरा किया है, हम लोग उसे जान से मार देंगे। रायप्पा कहता है कि कल तुम लोगों ने सिर्फ संग्राम देखा है, मैंने कल बरा की आंखों में देवरा को देखा है। कल रात अगर ये लोग नशे में होते तो अब तक इनका नशा उतर चुका होता, लेकिन इन्हें तो ऐसी मार पड़ी है कि ये लोग तो अभी तक नहीं उठ पाए हैं। देवरा काफी है, इसलिए बरा को मत भड़काओ। तब बहरा यहाँ पर रायप्पा की बात मान लेता है और अपने मकसद में जुड़ जाता है। वो अपने लड़कों को बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर रहा था। पानी के अंदर वो लोग 9 मिनट तक सांस रोक सकते थे, इसलिए अगले दिन वो मुर्गा को अपने पास बुलाता है। वो मुर्गा से कहता है कि अगले माल की चोरी हम लोग करेंगे, लेकिन मुर्गा कहता है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेगा। जब तक उसे देवरा की लाश नहीं मिल जाती तब तक वो कोई भी चोरी नहीं करेगा। आगे में मालूम चलता है कि देवरा की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह से दादी ने ये बात सुन ली है कि देवरा तो मर चुका है और अब दादी ठीक नहीं हो रही थी। उनका सिर्फ इलाज एक ही है कि अगर देवरा खुद उनकी आंखों के सामने आ जाए तो वो ठीक हो जाएंगी। ये बात बहरा को भी बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो दादी के घर के बाहर पहरा देने लगे थे। लेकिन एक दिन देवरा दादी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। दादी उसे देखती है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिसके बाद बहरा के लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बहरा उनके हाथ नहीं आता। वो यहाँ से भाग चुका था। लेकिन यहाँ बहरा को एक बात समझ आती है कि देवरा शायद अब उतना पावरफुल या फिर उतना बहादुर नहीं है, क्योंकि अगर वो उतना पावरफुल या फिर बहादुर होता तो वो हमसे लड़ाई लड़ता, ना कि भागता, क्योंकि अब वो शायद बूढ़ा भी हो चुका है। ये बात मैं मुर्गा को भी समझाता है और मुर्गा कहता है कि अगले शनिवार को हम लोग समुंदर से माल चुराएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि देवरा की एक बहन भी है, जिसको बहरा के लोग छेड़ रहे थे और उसे बुरा भला बोल रहे थे। वो कहते हैं कि अगर देवरा मर गया हो तो हम तुझे रोज सताएंगे। लेकिन ये बात जब बरा को मालूम चली तो वो तुरंत ही बहरा के लोगों के पास पहुंचता है। बहरा के लोगों को ऐसा लगा था कि बरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर वो अपनी बहन के लिए फाइट लड़ता है और इन लोगों को इतने बुरी तरह से मारता है कि ये लोग भी पूरी तरह से हैरान थे। लेकिन अगली सुबह यहाँ पर एक और शॉकिंग न्यूज आती है, जहाँ पर कि बरा को मालूम चला है कि कल रात जिन लोगों को उसने मारा है उन लोगों में से एक की मौत हो गई है, जो कि बहरा का आदमी था। इसलिए अब बरा डरते डरते बहरा के पास जाने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसे मार दे। बरा बहरा से कहता है कि वो तो लड़ाई के सख्त खिलाफ रहता है, उसने कल रात शराब पी ली थी और गलती से वो इंसान उससे मारा गया है। वो तो सब लोग भाई की तरह है और हम सब लोग तो एक ही हैं। ये बात सुनने के बाद बहरा बरा से कहता है कि अगर हम सब लोग एक हैं तो फिर कल रात हम लोग समुंदर में चोरी करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर कि तू भी हमारे साथ ही आएगा। जिस पर कि बहरा को हाँ बोलना पड़ता है और मालूम चलता है कि कल रात बरा ने उस आदमी को नहीं मारा बल्कि बहरा ने मारा था। अब अगली रात हम देखते हैं कि सभी लोग जहाज में चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि बरा भी उनके साथ शामिल था और वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि देवरा यहाँ पर किसी भी वक्त आता ही होगा। सभी लोग चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं और कोस्ट गार्ड की नजरों से बचते हुए वो चोरी कर लेते हैं। दूसरी तरफ बरा की माँ दौड़ते हुए सिंगप्पा के पास पहुंचती है। वो उन्हें बताती है कि आज रात बरा समुंदर में चोरी करने के लिए गया है, जहाँ पर कि देवरा उसे मार देगा। लेकिन यहाँ पर सिंगप्पा उसे एक रहस्य बताता है। वो बताता है कि इन 12 सालों में जैसे तुम बरा समझ रहे हो वही असली देवरा है। देवरा तो 12 साल पहले मारा जा चुका है, लेकिन बरा ने तब से ही एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी ताकि कोई भी उसके डर को भूल ना पाए और उस समंदर में जाने की गलती भी ना करे। और उसकी मनगढ़ंत कहानी कामयाब भी रही। सभी लोग उस समुंदर में जाने से डरते हैं क्योंकि देवरा का डर सभी के दिलों पर राज करता है। तो तुम्हें बरा के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो उन लोगों के लिए चिंतित होना चाहिए जो कि बरा के साथ गए हैं। तो यहाँ में मालूम चलता है कि 12 साल पहले देवरा मारा जा चुका है, लेकिन बरा ने उनके डर को भूलने नहीं दिया है। यहाँ सारे लुटेरे जब समुंदर से चोरी करके वापस लौट रहे थे तभी यहाँ पर एक शार्क आ जाती है। सभी लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल बरा इन सभी को पानी के अंदर ले जाता है और उन्हें पीछे से बुरी तरह से मारता है, जैसे कि उसके पिता देवरा
पीछे पीठ पर साइन बनाकर मारते थे, उसी तरह से यहाँ पर बरा भी इन लोगों को एक बुरी मौत देता है और पूरे के पूरे जहाज को लाश के ढेर में बदल देता है। अब जब बरा इन सारी लाशों को लेकर बाहर आया तो हमें मालूम चला कि सिंगप्पा को इन सब के बारे में पहले से ही मालूम था। बरा अपनी पीठ पर भी वही निशान बनाता है जो कि उसके पिता बनाया करते थे, क्योंकि वो भी तो समुद्र में चोरी करने के लिए गया था। तो सिंगप्पा इस तरह से उस ऑफिसर को कहानी सुना रहा होता है, लेकिन ऑफिसर के दिमाग में एक डाउट था जो कि हमारे और तुम्हारे अंदर भी है कि आखिर उस बाहुबली इंसान देवरा को मारा किसने। उस रात तो उसने सभी को मार दिया था, तो फिर आखिर देवरा को मारा किसने है। और आखिर में हमें बताया जाता है कि दरअसल में देवरा को उसी के बेटे बरा ने मारा है। जैसे कि बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, इसी सस्पेंस के साथ फिल्म खत्म हुई थी। यहाँ भी इसी सस्पेंस के साथ फिल्म खत्म होती है कि आखिर बरा ने देवरा को क्यों मारा। तो अगर आपको लगे कि भाई बरा ने देवरा को इस वजह से मारा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि उसने क्यों मारा, वरना आप मेरी तरह देवरा के पार्ट 2 का इंतजार कर सकते हैं।